बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये स्टडी प्लान मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें मैं चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली कोई भी टेस्ट हो हमारे पास, सपोज़ कि आपने पीपीएससी के लिए टेस्ट देना है, कोई एनटीएस के लिए देना है, या कोई भी मैथ का आपने टेस्ट देना हो ना, तो पहले तो ये कि उसकी 3 डोमेन आती है हमारे पास, ठीक है, कि इसके अलावा और कोई डोमेन नहीं है हमारे पास। पहली जो होती है ना, एफएससी होती है। दूसरे नंबर पे लिखा है जी बीएससी मैंने। थर्ड नंबर पे मैंने लिखा हुआ है एमएससी या बीएस लेवल। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बीएससी की होती है फिर बाद में एमएससी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एफएससी के बाद ही फ़ौरन बीएस में एडमिशन ले लेते हैं, तो वो 4 साल का उनका बीएस हो जाता है। उसमें फिर ऐसे कहा जाता है कि जी जो स्टूडेंट्स बीएस वाले हैं ना, तो जो उनके पहले 4 सेमेस्टर है वो एज आ बीएससी के तौर पे काउंट हो जाते हैं। लेकिन जो 5वें सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, ये जो 4 सेमेस्टर है ये फिर उनके एमएससी के काउंट हो जाते हैं। पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है हमेशा मेरी बात के, कोई बंदा जो मर्ज़ी आपको कह रहे कि जी ये ना करो वो ना करो, तो लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी आपने टेस्ट देना हो, मैं फिर कह रहा हूँ, अब टेस्ट आप कौन कौन से दे सकते हैं सपोज़। तो एक तो टेस्ट होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, पीपीएससी के थ्रू आता है। उसमें जो लेक्चरार का जो अगर लेक्चरार की कोई सीट्स आए तो लेक्चरार का सिलेबस उसमें होता है कि 80% आपका मैथ का आना है और 20% आपका जनरल नॉलेज का आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा ना फिर डिफरेंट और भी जॉब्स आती हैं पीपीएससी के थ्रू ही। जैसे पिछले दिनों आई हुई थी स्पेशल एजुकेशन में मैथ इंस्ट्रक्टर मैथ की। फिर और भी जॉब्स आती रहती हैं मैथ के हवाले से। तो उसमें भी आपने इन तीनों चीज़ों को ही देखना है। फिर दूसरी जॉब्स आती हैं एफपीएससी के थ्रू फेडरल लेवल के ऊपर, तो उसमें भी मैथ का पोर्शन आता है। फिर तीसरा जो हमारी न्यूज़ वो टेस्टिंग एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी कह रहा हूँ, तो वो हमारे पास एनटीएस आ जाता है कि एनटीएस के थ्रू जॉब्स आती हैं। ये 3 ही हमारे पास होते हैं कि इनके थ्रू ना जॉब्स आती हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी पीपीएससी के थ्रू जॉब्स आए ना, तो आपने इन तीनों चीज़ों को करना है। कुछ लोग कहते हैं जी रहने जी, मैंने काफ़ी सुना है कि इवन कुछ टीचर्स भी बच्चों को गाइड करते हैं कि जी आप ऐसा करें, एफएससी बीएससी को छोड़ें, आप बस एमएससी को करें जी तैयार, एमएससी में सी सारा आना है। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। और ये पीपीएससी को हम कह सकते हैं ये अनप्रिडिक्टेबल है, हम इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। उन्होंने किया क्या है कि 2015 के अंदर जो पीपीएससी का टेस्ट आया ना लेक्चरार का, उस बंदे ने क्या किया कि टोटली अलजबरा में से उठा लिए। मतलब कि 80 क्वेश्चन मैथ के थे ना, तो 80 में से मुझे लगता है कम से कम 40+ क्वेश्चन उसने जस्ट एक ही कोर्स से उठाए, अलजबरा 1 से। अब हुआ क्या है कि जिन लोगों का अलजबरा 1 स्ट्रॉन्ग था, उनको अच्छे तरीके से आता था, वो लोग वो जो टेस्ट है वो क्लिक कर गए। तो जिनका अलजबरा 1 वीक था वो रह गए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 2017 के अंदर भी पीपीएससी की जॉब्स आई हैं लेक्चरार की। फिर 2017 के अंदर वो क्या कर गया, वो टोटली सारा टेस्ट वो एफएससी में से दे गए। अब कोई भी बंदा ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि जी एफएससी में इतना टेस्ट इतने पोर्शन का कैसे आ सकते हैं। ये 2017 की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें उसने सारा पोर्शन ही एफएससी में से उठा लिया था, ठीक है। तो इसलिए कोई बंदा आपको कोई भी ये कहता रहे कि जी एफएससी छोड़ दो, बीएससी छोड़ दो, जस्ट ये एमएससी को तैयार करो, आपने ऐसा नहीं करना। ये मैंने इसलिए आपको कुछ एग्जांपलें दी हैं कि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जी आया बीएससी को कर लें तो हमारा हो जाएगा, एमएससी को कर लें हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कुछ नहीं पता चलता कि वो कहाँ से क्या चीज़ें उठा लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जी 2015 का वो टोटली अलजबरा 1 में से उठा लिए क्वेश्चन उसने, 2017 का आया और एफएससी में से उठा लिया। कोई बंदा भी नहीं ये उम्मीद कर रहा था कि जी एफएससी में इतने क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे। तो फिर जो उसने क्या किया कि 2020 वाला जो पीपीएससी का टेस्ट आया ना, तो वो टोटली सारा उसने एमएससी में से उठा लिए। मेरे ख्याल में बीएससी में से जस्ट एक क्वेश्चन था, एफएससी में से एक भी क्वेश्चन नहीं था, और सारा जो पोर्शन था वो टोटली एमएससी लेवल का उसने दिया हुआ था। जो ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 के अंदर जो लेक्चरर का टेस्ट आया है उसमें टोटली वो बीएससी लेवल का दे गया है। और बीएस लेवल का भी उसने एक सब्जेक्ट को आप पंगा नहीं लिया। उस बंदे ने क्या किया है कि बीएस के अंदर जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ना, सब में से कुछ ना कुछ दिए। मतलब जो वेक्टर टेंसर है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन दिए, रियल में से भी दिए। तो ये सारी कहानी मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने पहले तो ये इस चीज़ पे फोकस रखना है कि कभी भी
ये इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जी पीपीएससी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, हम इसको प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी बंदा आपको कह रहा है ना कि जी एफएससी छोड़ दें, ये कर ले, तो हो सकता है वो बाय चांस उसमें ऐसा हो जाए, लेकिन ये कोई मतलब कि तरीका नहीं है ना, और ये कोई मेथड है ना ही ऐसा करना चाहिए। तो पहली तो आपने प्रेफरेंस ये रखनी है कि आपने इन तीनों चीज़ों पे ही फोकस करना है, ठीक है। एफएससी, बीएससी और एमएससी या बीएस लेवल पे कि कोई भी टेस्ट हो, आपने इन तीनों में से किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो एफएससी चूँकि आप खुद भी कर सकते हैं, आप इसको खुद तैयार कर अपने तौर पे थ्योरी पढ़ें, और इसमें मैंने नेक्स्ट इसकी डिटेल लिखी हुई देखें। एफएससी के अंदर हमारे पास दो बुक्स आएंगे जस्ट, एक मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट ईयर का मैथ, एक आ जाएगा सेकेंड ईयर का मैथ। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है ना, अब मैं एक आपको वैसे ही एक अपना शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस, कि मुझसे ना ऐसे ही किसी स्टूडेंट ने पूछा, उसने कहा जी सर मुझे क्या तैयार करना चाहिए, मैंने उसका कोई टेस्ट था, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा बेटा आप ऐसा करें कि एफएससी से स्टार्ट करें। तो वो स्टूडेंट आगे से मुझे कहता सर एफएससी तो मैंने 3-4 दफ़ा पढ़ाई हुई है, एफएससी मुझे आती है जी, बहुत अच्छे तरीके से आती है। मैंने कहा बेटा एफएससी बहुत बड़ी है। मैंने उसको अपना बताया, मैंने कहा मैं कम से कम एफएससी की जो बुक्स है ना, मैं 70 से 80 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, ये कम से कम है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 70 से 80 दफ़ा मैं बुक्स पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि एफएससी बहुत बड़ी है। तो एक गलत फहमी जो हमारे यहाँ हो जाती है, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को हो, कि जी वो समझते हैं कि जी अगर हमने 1-2 बार एफएससी पढ़ा दी है जी, हमें आ गई है जी, मसले कोई नहीं है जी। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उन लोगों को एफएससी नहीं आई है, क्योंकि एफएससी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उसको डिटेल के साथ पढ़ें, उसकी जो थ्योरी है लाइन बाय लाइन पढ़ें, जो भी उसके अंदर थ्योरी लिखी हुई है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उन थ्योरी में से। ये नहीं हमारे क्या होता है कि टीचर आया, क्वेश्चन एक्सरसाइज के पकड़े, करवा के चला गया। तो टेस्टों में तो ये चीज़ें नहीं आनी ना, टेस्टों में तो क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आने, टेस्टों में तो जो उनकी थ्योरी है उन थ्योरी से क्वेश्चन बना के वो देता है। अच्छा खैर, मैंने जब उसको ये बातें की ना, ये मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो वो कहता है जी नहीं जी नहीं सर, मुझे एफएससी बहुत अच्छे तरीके से आती है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा चले मैं आपसे ना एफएससी के 5 क्वेश्चन पूछूंगा, तो 5 में से मैंने कहा मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो स्टूडेंट आगे से बढ़ा रहा था, सर ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कहते चलो ठीक है सर पूछें। तो मैंने उससे पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा जी जो आप मुझे ये बता दें कि इंडक्टिव और डिडक्टिव में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट का हाल देखिए, वो ये क्वेश्चन सुनने के बाद ना मुझे ये कहने लगा कि सर ये क्वेश्चन तो बुक में है ही नहीं। मैंने कहा बेटा जी ये क्वेश्चन बुक के अंदर है, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी प्रूफ भी दूंगा इसका। तो आप भी देखें कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, उसने बंदे ने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी कि प्रिंसिपल साइन डोमेन फंक्शन क्या होता है, तो उस बंदे को वो भी नहीं आया। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन मैंने उसको पूछा, मैंने कहा जी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो साइन का पीरियड पाई क्यों नहीं होता, ये भी क्वेश्चन नहीं आया उस बंदे को। अच्छा, फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा जी अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 हो तो साइन की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी नहीं उसको आया। तो फिर उसको खुद ही फील हो गया कि हाँ जी, मतलब कि मैंने तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही करवाए बच्चों को, तो एफएससी तो बहुत बड़ी है, मुझे पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कुछ स्टूडेंट्स को जो गलतफहमी हो जाती है ना कि जी हमने 1-2 बार एफएससी पढ़ा ली है जी, हमें आ गई है, तो ये उन लोगों के लिए है कि आप ये चीज़ ना समझें, आप दोबारा उसको देखें, एक एक एग्जांपल देखें, थ्योरी देखें, जो वर्डिंग लिखी है उस पर फोकस करें। इसमें बहुत कंसेप्ट है, एफएससी बहुत बड़ी है। तो इंडक्टिव का मैं आपको चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडक्टिव और डिडक्टिव में फ़र्क ये होता है कि इंडक्टिव होती है कि हम कोई भी कंक्लूजन बनाते हैं ना, तो किसी वेल नोन से नहीं पूछते, अपने तौर पे ही किसी अपने यार दोस्त से कुछ चीज़ पूछते हैं और हम एक कंक्लूजन बना लेते हैं, हाँ जी ठीक है। मतलब आपके फ्रेंड ने कहा है कि जी ये बीएस इस कॉलेज में ठीक हो रहा है, तो आप भी मान लेते हैं जी ठीक है कोई मसला नहीं, इसको कह देते हैं बेसिकली हम इंडक्टिव। डिडक्टिव ये होता है कि जब हम जो कंक्लूजन को निकालते हैं ना, वो वेल नोन बंदे से पूछ के निकालते हैं। मतलब हम कोई भी चीज़ देखें, मेडिसिन खानी है, तो हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछते हैं कि जी ये मेडिसिन हम खा सकते हैं। तो इसको मैंने रियल लाइफ से इसलिए एग्जांपल दी है कि आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इंडक्टिव बेसिकली होता है कि जो हम कंक्लूजन निकालते हैं ना, वो किसी
वेल नोन से नहीं पूछते, वैसे ही हम उसको किसी से भी पूछ के कंक्लूजन निकाल लेते हैं। लेकिन जो डिटेक्टिव होता है ना, वो वेल नोन से पूछ के, जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, उससे पूछ के हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, उसको हम कहते हैं डिटेक्टिव है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उससे पूछा था कि जी साइन का पीरियड वो पाई क्यों नहीं होता, 2 पाई क्यों है, तो उसका ये है कि जी पीरियड ये होता है कि जब उसमें हम किसी भी फंक्शन में सर्कुलर वैल्यू में ऐड करें तो उस पर चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली होता क्या कि जब हम पाई ऐड करते हैं ना साइन में, तो उस पर वो चेंज हो जाती है उसकी साइन, तो इस वजह से वो पाई हम उसका पीरियड नहीं लेते। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि वो मैंने पूछा था कि वो प्रिंसिपल साइन फंक्शन क्या होता है। ये बेसिकली आता है 13 चैप्टर के अंदर। 13 चैप्टर में बेसिकली हम ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स मालूम करते हैं, तो और इन्वर्स किस फंक्शन का होता है, 1 1 फंक्शन का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस साइन वाले फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए उसकी डोमेन पे पाबंदी लगा देते हैं कि जी साइन की जो डोमेन है ना, हम कह देते हैं कि -π/2 से π/2 है। तो इस पाबंदी लगाने को, इस चीज़ को हम कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल साइन फंक्शन होता है। इसी तरीके से वो 6 की डेफिनेशन बन सकती है कि जी प्रिंसिपल टैन फंक्शन क्या है, कोस फंक्शन क्या है, तो वो यही होती है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि जी साइन एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 2 का आंसर ये होता है कि जी साइन की वैल्यू इस पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है ना, वो रेंज होती है -1 से 1 तक। मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि साइन की कोई भी वैल्यू का जवाब 2 आ जाए, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो -1 और 1 के दरमियान होती है। तो साइन फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो 1 और -1 के बिटवीन ही आएंगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ शेयर करने का आपके साथ मकसद यही था कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि जी जो एफएससी है ना, ये चीज़ नहीं है कि जी आपने बच्चों को पढ़ाया, क्वेश्चन करवा दिए, जी आपको आ गई है, जी आप समझते हैं जी मुझे आ गई है। तो टेस्ट ना पास होने की ना एक रीज़न ये भी है कि हम उस चीज़ को जो तैयार करते हैं ना, वो उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से हमें करनी चाहिए। तो ये एफएससी जो है ना, ये आपने अब खुद स्टार्ट करना है इसको। तो मैं बता रहा हूँ कि आपने उसकी थ्योरी पढ़नी है। सपोज आपने पहला चैप्टर निकाला है, उसकी जितनी भी थ्योरी बनती है लाइन बाय लाइन सारी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो तो ज़्यादा सी बात है, आपने करवाए होंगे, वो तो फिर आपको आ ही जाएंगे। तो उस थ्योरी में ना कंसेप्ट ढूंढने हैं। जैसे सिंपल है कि आप वो 11 चैप्टर करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब आप पीरियड फाइंड करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जी पाई में जब वो ऐड करते हैं तो पाई पे वो चेंज हो जाता है आसानी से, जो पाई उसका पीरियड नहीं होता। जब 2 पाई पे ऐड करते हैं वो साइन चेंज नहीं होता, तो हम कह देते हैं 2 पाई। इसी तरीके से टैन का है, जो टैन में हम पहला पीरियड पाई ही ऐड करते हैं तो उस पर साइन चेंज नहीं होता, तो टैन और कोट का पीरियड पाई हो जाता है। तो इस वजह से थ्योरी जब पढ़ेंगे, आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको बड़ी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये तो आपने अब एफएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या आपने खुद अपने तौर पे इसकी ना तैयारी कर दें। ये मैं भी इसको डिस्कस करूँगा, लेकिन एंड पे करूँगा, क्योंकि ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाएँ। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड लेवल है ना, वो बीएससी है। अच्छा, बीएससी के ऊपर क्या होता है, देखिए बीएससी में मैंने ये 3 बुक्स लिखी हुई हैं। पहले तो मैंने लिखा हुआ कैलकुलस, ये आगे मैंने लिखा बाय एस एम यूसुफ, इससे तो सारे वाकिफ़ होंगे। दूसरी बुक मैंने लिखी है कि जी मैथमेटिकल मेथड है, और बाय एस एम यूसुफ है। तो ये दोनों बुक्स ना एस एम यूसुफ की पढ़ाई जाती है बीएससी लेवल पे भी और बीएस वालों को भी। तो ये दोनों बुक्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और तीसरी बुक मैंने लिखी है कैलकुलस की, थॉमस कैलकुलस है। और ये कैलकुलस की डिफरेंट राइटर्स की और भी हैं, वो स्टीवर्ट की भी है कैलकुलस की। स्टीवर्ट के बाद वो है हावर्ड अंटम की भी है कैलकुलस की। लेकिन आप थॉमस कैलकुलस पढ़ लें तो वो सारी उसमें क्लियर ना हो जाती चीज़ें। तो बीएससी के अंदर जब आपने जाना है तो इन 3 बुक्स को आपने अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड के तो जितने भी चैप्टर्स हैं ना, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 11 चैप्टर है, 11 के 11 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब में से ही क्वेश्चन उठाते हैं। ये जो कैलकुलस है ना, इसके पहले 5 चैप्टर भी कर लेना तो गुजारा हो जाता है, ठीक है जी। तो ये एफएससी होगी, ये बीएससी होगी। इसमें जो मैंने ये बुक्स आपके साथ ये शेयर की हैं, ये जो लिखी हैं ना, इनको आपने अच्छे से देखना है और अपने तौर पे स्टार्ट करें। और अगर आपने तैयारी करनी है तो आप आज से ही फर्स्ट ईयर की बुक से तैयारी कर दें स्टार्ट, और साथ में जो मैं साथ ये कोर्स हम करेंगे स्टार्ट वो कल करना, ठीक है। फर्स्ट ईयर और बीएससी को मैं लास्ट पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो तीसरा फेज़ आता है ना, वो हमारे पास होता है बीएस। अब बीएस के ना मैंने सब्जेक्ट कुछ लिखे हैं इसमें। तो अब देखें, एक चीज़ होती है कि हमने ना जी एक सब्जेक्ट को डील कैसे करना है। अब देखें ना, अलजबरा 1 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप कोई भी जॉब के लिए जाएं तब भी इसमें से आता है, एमफिल के लिए टेस्ट देंगे तब भी इसमें से आता है,
तो जिस मर्ज़ी लेवल पे चले जाएं इसमें से चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं कि जिसमें से हमें मतलब डाउट होता है कि हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। वो ऐसे है कि क्योंकि जो 7वां और 8वां सेमेस्टर होता है ना, उसमें सब्जेक्ट ना आपको पता है कि डिवाइड हो जाते हैं। जो कुछ कॉलेजेस वाले कहते हैं जी हमने प्योर स्टार्ट करवानी है तो वो प्योर के सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। कुछ कॉलेज वाले कहते हैं जी हमने अप्लाइड पढ़ानी है तो वो अप्लाइड के सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। तो उसमें ना डिवीज़न हो जाती हैं। लेकिन ये जो 5वें और 6ठे सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, ये तो कंपलसरी है और हर जगह पे इन्हीं में से ही क्योंकि वो सेम है सब्जेक्ट्स, तो वही पढ़ाए जाते हैं। तो होता क्या है कि जो टेस्ट कोई भी पर्सन बनाता है ना, तो वो कोशिश करता है कि जो आपने बीएस के 5वें और 6ठे सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, तो वो इन्हीं को ही उठाता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि नेक्स्ट हर बंदे को पता है कि वो कुछ लोग प्योर पढ़ते हैं, कुछ अप्लाइड पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई बंदा, मैं फॉर एग्जांपल कि अप्लाइड वाले वो इंटीग्रल क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो प्योर वाले वो जबरिक नंबर थ्योरी कर लेते हैं सेलेक्ट उसकी जगह पे। तो अब ये जो इस किस्म के सब्जेक्ट्स हैं ना, तो इनको आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना। मतलब आपने इसको भी तैयार करना है, लेकिन इसको उसके हिसाब से ही तैयार करना है कि इसमें से कोई क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो जो पहले मैंने ये सब्जेक्ट मेंशन किए हैं ना, हम इधर से स्टार्ट करेंगे। अलजबरा 1 पहले करेंगे, फिर रियल एनालिसिस 1 करेंगे, रियल एनालिसिस 2 करेंगे, अलजबरा 2 करेंगे, मीटिंग स्पेस एंड टोपोलॉजी करेंगे, कम्प्लेक्स 1 करेंगे। ये 6 हो गए। 6 के बाद ये फंक्शन एनालिसिस करेंगे, डिफरेंशियल ज्योमेट्री करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे और नंबर थ्योरी करेंगे। देखिए ये जो पहले 10 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो ये आप समझ लें कि ये जो पहले 10 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये तो हमने अच्छे तरीके से करने, ठीक है, डिटेल के साथ। लेकिन जो 10 के बाद वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, आपने उसको ऐसे प्रिपेयर करना है कि उसमें जो फेमस चीज़ें हैं ना, तो एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको डील कर लेना है, ताकि हम उसको बिल्कुल एक तरीके से छोड़े भी ना और उसको करें भी तो उस तरीके से ही करें जैसे पेपर में आ सकता है। कि जैसे मैंने ये डिस्क्रीट लिखा हुआ है, ग्राफ थ्योरी लिखा हुआ है। अब ग्राफ थ्योरी देखें, बहुत कम पढ़ाया जाता है ये मोस्टली को, ज़्यादातर तो एमफिल लेवल पे ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हम इसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने देखा है कि लास्ट टाइम ना लेक्चर्स के अंदर जो भी टेस्ट हुए हैं उसमें ग्राफ थ्योरी में से ना उसने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि पहले 10 सब्जेक्ट्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, ये मैं आपको बताऊँगा कि इनमें से आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है और कैसे इनको डील करना है, ठीक है। स्पेशल फंक्शन है, ये तो आपको पता है 8वें सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। पीडीएस भी उधर पढ़ाया जाता है। इंटीग्रल क्वेश्चन भी 7वें के अंदर ये भी पढ़ाई जाती है। कॉम्बिनेट्रिक्स है, मेजर थ्योरी है। अब देखिए मेजर थ्योरी अब हुआ क्या है कि ये रिसेंटली ना एक टेस्ट हुआ 2022 या 23 के अंदर, वो मेरे ख्याल में स्पेशल एजुकेशन के अंदर ही था, मैथ टीचर का 16 स्केल का था, पीपीएससी के थ्रू ही आया था। तो उस बंदे ने क्या किया कि उस टेस्ट के अंदर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इस मेजर थ्योरी में से ही दे गया। अब मेजर थ्योरी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये भी ऑप्शनल के तौर पे चला जाता है, और मैंने खुद नहीं है पढ़ी हुई मेजर थ्योरी। तो ये चीज़ें होती हैं कि इसमें अब हमने पता क्या करना है कि ये मेजर थ्योरी को हमने डिटेल में नहीं पढ़ना। मेजर थ्योरी की जो फेमस थ्योरम है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, उनको उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है जी। फिर ये मैकेनिक्स आ गई है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, अफाइन ज्योमेट्री है, अलजेब्रिक नंबर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, ऑपरेशन रिसर्च है, एडवांस एनालिसिस है। मतलब ये मैंने 20 सब्जेक्ट लिखे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि जो पहले 10 सब्जेक्ट्स हैं ना, पहले 10 सब्जेक्ट्स को हमने और तरीके से तैयार करना है, उसकी तैयारी का तरीका और रखेंगे। लेकिन 10 के बाद ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं ना, इसको हम प्रिपेयर करने का तरीका और रखेंगे। इसको मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगा। आपको मैं इसके रिलेटेड ना सारा जो भी डेटा है वो डेटा भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें आपको मैं बताऊँगा भी कि इसमें आपने इन चीज़ों को कैसे डील करना है, ठीक है जी। तो मैं फ़िलहाल ना स्टार्ट कर रहा हूँ इस बीएस के कोर्स अलजबरा 1 से। ये जो पिछली चीज़ें मैंने डिस्कस की है ना, तो आपने क्या करना है, अब काम आपने फर्स्ट ईयर की बुक से पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने 2 काम अब करने, साथ साथ एक फर्स्ट ईयर की बुक उठानी है, उसको स्टार्ट लेना है, और दूसरा ये जो मैं डेली साथ साथ करवाता जाऊँगा, ये अलजबरा 1 के जो भी क्वेश्चन होंगे, तो ये अलजबरा 1 के जो क्वेश्चन होंगे वो आपने साथ साथ करी जाने, ठीक है। और दूसरा मैं फिर बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर। दूसरा, आपने जो भी एक्सरसाइज से पीछे जितने भी पेजेस हैं ना थ्योरी वाले, तो थ्योरी को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। एक एक लाइन पढ़नी थ्योरी की, और देखना आप खुद को, आपको फील होगा कि जी वाकई ही इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा नॉलेज था, तो मैंने तो ये 5-6 दफ़ा बुक पढ़ा दी, मुझे तो ये बातें अब पता चली हैं। तो आपने पहले ये दोनों बुक्स करनी है।
इन दोनों बुक्स करने के बाद आपने मुझे बताना है, नेक्स्ट आपको मैं प्लान बताऊंगा कि इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये पहला काम तो आपने ये दोनों चीज़ें करनी है। और इन दोनों चीज़ों के अंदर भी अगर आपको कोई चीज़, कोई डेफिनेशन, कोई क्वेश्चन, कोई लाइन कोई कंफ्यूज कर रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा, ठीक है जी। तो इसके बाद आप फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा आपने क्या करना है। फ़िलहाल अभी आपने दो काम करने, एक फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट कर देनी है पढ़ना, और दूसरा ये अलजबरा वन है। अलजबरा वन तो मैं साथ साथ करवाता जाऊँगा, तो ये अलजबरा वन की जो जो मैं चीज़ें करवाता जाऊँगा ये आपने साथ साथ करी जानी है। और ये जो है फर्स्ट ईयर की बुक है ये आप अपने अपने तौर पे आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। अच्छा, मैं ना अलजबरा वन का पहले तो थोड़ा सा बता दूं कि ये जी अलजबरा वन की जो आउटलाइन है ये भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको ना पता तो हो ना कि बेसिकली अलजबरा वन के अंदर ना है क्या। अब देखिए, ये अलजबरा वन की मैंने आउटलाइन ओपन की है। अलजबरा वन बेसिकली कोर्स पढ़ाया जाता है 5वें सेमेस्टर के अंदर। अच्छा, अब मसला क्या बना कि आपको पता है कि पिछले 2021 19-20 में कोरोना भी आया था। तो अब कोरोना डेज़ में हुआ क्या कि ऑनलाइन पेपर हुए, और मुझे भी अच्छे तरीके से पता है, आपको भी पता है कि आपने वो पेपर कैसे दिए थे, कि हर बंदे ने वो, एक बंदा पेपर लॉगिन करके सारे वो कीज़ अपलोड कर लेता था और बाकी सारे उसको कर देते थे। तो वो तो 100% हर एक बंदे को पता है कि कैसे, आपने पढ़ा भी नहीं है, बस सारे वो टिक शिक करके तो आपके नंबर्स भी आ गए, आप नेक्स्ट भी चलेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है ना, जो कोरोना वाले बच्चे हैं ना, जिनका 5वां और 6वां सेमेस्टर कोरोना में गया है, तो सबसे ज़्यादा लॉस उनका हुआ है। और क्योंकि वही मेन हमारे सब होते हैं कि जो 5वें और 6ठे सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं ना, वही हमारे मेन कोर्सेज होते हैं, और वही कोरोना के अंदर चलेंगे, तो उससे बड़ा नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स का। तो इसलिए पहले तो मैं बता रहा हूँ कि ये अलजबरा वन 5वें सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है, और इसमें जो आर्टिकल्स है ना उनके रिलेटेड ही हम नेक्स्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक जैसे इसमें लिखा हुआ कि डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप है, हम ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक के बारे में। फिर ये ग्रुप्स है, इनकी कंस्ट्रक्शन करनी है, जेड एन, यू एन, एस एन, डी एन है, इसको अभी मैं बताऊंगा ये सारे क्या होते हैं। फिर सब ग्रुप के बारे में पढ़ना है, कोसेट्स के बारे में पढ़ना है, लैग्रांज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फैक्टर ग्रुप के पढ़ेंगे, कॉन्जुगेसिस क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ अ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने एक दो चीज़ और भी देखी है डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। वो क्या करते हैं कि जब अलजबरा वन का कोर्स पढ़ाया जाता है ना जी, वो मेथड की बुक उठाते हैं और मेथड की बुक से जो मेथड का चैप्टर नंबर 2 है ना वो करवा देते हैं जी। 2.1 करवा दी, 2 करवा दी, 3 करवा दी, उसके रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरम वगैरह करवा दिए। तो वो कहते हैं जी बस जी इसका कोर्स ख़त्म हो गया। तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि अलजबरा वन के लिए जो मेथड का सेकंड चैप्टर है ना, वो जस्ट इसकी हाफ आउटलाइन बनती है। वो आउटलाइन सिर्फ जस्ट इधर तक बनती है, इधर तक। ये जो बाकी ये सारी चीज़ें हैं ना, ये तो काफ़ी टॉपिक्स हैं, इसके अंदर डिटेल्स हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा चीज़ें पेपर भी ज़्यादा वो नेक्स्ट वालों में से उठाता है, मेथड का जो सेकंड चैप्टर उसमें से बहुत चीज़ें कम उठाता है। तो बहुत ज़्यादा इसकी लेंथी आउटलाइन है। तो अब मैंने ये सोचा कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। मैं आपको ऐसे प्रिपेयर करवाऊंगा कि ये जो अलजबरा वन के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं ना, हम इसमें डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ को, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एमसीक्यूज़ की थ्योरी भी साथ बताऊंगा आपको, डेफिनेशन भी बताऊं, ताकि आपको उसका थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना वो भी आ जाए। अब देखें, ये ना दो अलग चीज़ें हैं कि एक आपने आउटलाइन पढ़ी, सब्जेक्ट आ गया, और दूसरा जो आउटलाइन है वो एमसीक्यूज़ है। तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है कि जी वो आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो अलजबरा वन के लिए मैं करूँगा ऐसे कि हम इसको एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, और मैं एमसीक्यूज़ वो उठाऊँगा कि जो प्रीवियस, इसमें आपको ना ये भी टेंशन नहीं होगी कि जी जो 2015 में लेक्चरर में अलजबरा वन के आए वो कौन से, 2017 में जो आए वो कौन से, 2020 में आए वो कौन से अलजबरा वन के क्वेश्चन हैं। तो मैं जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो टोटली पिछले जितने भी प्रीवियस पेपर्स में आते रहे क्वेश्चन हैं वो सारे ही डिस्कस करूँगा बारी बारी। और दूसरा जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड थ्योरम है वो भी सारे डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह आप ये जो मैं करवा रहा हूँ अलजबरा वन, इसको साथ साथ करते जाएंगे ना, तो आपके सारे मसले मसाइल हल होते जाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एमसीक्यूज़ की थ्योरी थोड़ी थोड़ी साथ बताता चलूँ, और दूसरा आपने अपने तौर पर भी कोशिश करनी है कि इस थ्योरी को पढ़ने की। तो इसको आप पढ़ कैसे सकते हैं, तो पहले तो इसकी एक बुक है जी वो तो आपको पता है कि एस एम यूसुफ की मेथड की बुक है, उसका सेकंड चैप्टर है, उसको आप देख सकते हैं।
फिर उसकी ये बुक होती है विजय खन्ना की, ये जो लिखी हुई है, ये जोसेफ गैलियन की बुक भी पढ़ाई जाती है, ये विजय खन्ना की भी पढ़ाई जाती है, डुमन फूटी की भी है। तो ये सारी बुक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको इससे भी आप अपने तौर पे देख सकें। मतलब जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो आप इन बुक से भी अपने तौर पे इनको देखी जाना है, बाकी मैं एमसीक्यू साथ साथ डिस्कस करता जाता हूँ। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि ये जो पहले 10 सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको तो हमने इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। मतलब इनको हम तैयार करने का तरीका और रखेंगे, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको और तरीके से करेंगे। ठीक है जी, तो आपने आज ही अपनी ये तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो हमारे यहाँ आमतौर पे पता क्या होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं जी जॉब आई है, ऐड आ गया, जैसे ही ऐड आता है वो फिर तैयारी शुरू करते हैं। तो ये आपको मैं चीज़ बता दूं कि ऐसे कभी भी टेस्ट पास नहीं होते, ना ये तैयारी का सही तरीका है। तो तैयारी का सही तरीका यही है कि आप अभी से स्टार्ट करें तैयारी अपनी। तैयारी जो है ना, तैयारी हमेशा आपकी कंटिन्यू ही रहनी चाहिए, तैयारी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। ये तैयारी नहीं होती कि जी जॉब के लिए ऐड आया तो आपने तैयारी शुरू कर दी है, ऐसे टेस्ट पास नहीं होते, ना ही ये तैयारी का तरीका है। तो आप आज से ही तैयारी का तरीका स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको डायरेक्शन दी है कि आप 2 काम करें, एक एफएससी स्टार्ट करें फर्स्ट ईयर की बुक, और दूसरा ये जो अलजेब्रा 1 है मैं जो साथ करवा रहा हूँ ना, तो ये इसको साथ साथ आप ना डिस्कस करें। ठीक है, हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन भी बनती है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। कह रहा जी अ रिंग आर इज़ कॉल्ड अ बुलियन रिंग इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसमें जस्ट डेफिनेशन है बुलियन रिंग की कि बुलियन रिंग क्या होता है। तो ये आपने याद रखना है कि बुलियन रिंग हमारे पास वो रिंग होता है कि जिसमें कोई भी नंबर एक्स हम आर में से लें और उसका स्केयर लें और वो इसी के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, अब ये ज़रूरी नहीं कि एक्स नंबर को शो किया आपने, इसको रटे नहीं मारने, ये एक्स नंबर है कोई भी, तो हम कोई भी ले सकते हैं। मतलब एक्स की जगह पे एल भी हो सकते हैं, एम भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट क्या आपने डेफिनेशन क्या याद रखनी है कि उसका स्केयर लें वो इसी के इक्वल आ जाए, ये होता है बुलियन रिंग। ठीक है जी, तो ये एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स है। अच्छा, फिर मैंने इसके रिलेटेड ना कुछ डेफिनेशन लिखी हैं कि हो सकता है इसके भी नेक्स्ट एमसीक्यूज उठा लिए जाएँ, तो ये डेफिनेशन को देख लें। पहली तो ये डेफिनेशन बुलियन रिंग की ही मैंने लिखी है क्योंकि इसी का उसने एमसीक्यूज ऊपर बनाया हुआ है कि जी आ रिंग आर विद आइडेंटिटी इज कॉल्ड अ बुलियन रिंग इफ़ एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है निलपोटेंट रिंग की। ये क्या होता है, कह रहे जी आ रिंग इन विच एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। देखें कि पिछले के अंदर क्या था, वो था बुलियन। वो बुलियन क्या होता है कि जब हम किसी भी कोई भी एलिमेंट एक्स को आर में से लेते हैं, उसका स्केयर ले वो इसी के इक्वल आ जाए, वो होता है बुलियन रिंग। लेकिन हम इसी तरीके से अगर उस एलिमेंट का स्केयर ले वो 0 के इक्वल आ जाए, उसको हम कह देते हैं निलपोटेंट रिंग। तो ये मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है ताकि ये भी आपको याद हो जाए, इसका भी एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। अच्छा, तीसरी मैंने ये डेफिनेशन एक और लिखी है कि एवरी बुलियन रिंग इज़ अ कॉम्यूटेटिव रिंग। अब ये भी क्वेश्चन का एमसीक्यूज बनाया जा सकता है, इसी के रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने ये भी इधर मेंशन कर दी कि जो हर बुलियन रिंग है ना वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी होता है। ठीक है जी, ये तो था मेरा पहला क्वेश्चन। हाँ जी, अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ज़रा देखें। अब ये बात कर रहा है, कह रहा जी द ग्रुप ऑफ कंटेनियन इज़ आ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। अच्छा, सबसे पहले ना हमारे जो स्टूडेंट्स के साथ मसला होता है ना, वो ये होता है कि उनको ना ग्रुप्स के नाम ही नहीं पता होता। कि जैसे इसमें लिखा है ना मैंने जी ग्रुप ऑफ कंटेनियन है, तो उनको यही नहीं पता होता कि जी ग्रुप ऑफ कंटेनियन जो है ना, ये ग्रुप होता क्या है, इसको शो कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखें ये मेरे पास होता है ग्रुप ऑफ कंटेनियन से, याद रखना इसको शो करते हैं Q8 से। और इसके अंदर होता क्या क्या चीज़ है Q8 के अंदर, कि +-1 है, +-i +-j +-k, इसको हम कह देते हैं कि ये ग्रुप ऑफ कंटेनियन है Q8 है। ठीक है जी, अब बेसिकली इसमें पूछ क्या रहा है। अब इसमें देखें इस एमसीक्यूज में से आपको 2-3 एक एमसीक्यूज और भी आपको मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है देखें, इधर वो बात कर रहा है, कह रहा है जी द ग्रुप ऑफ कंटेनियन इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप। तो अब ये भी एक एमसीक्यूज बन सकता है कि जी जो ग्रुप ऑफ कंटेनियन है वो नॉन अबिलियन है। तो अच्छा, अब नॉन अबिलियन क्या होता है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि अबिलियन ग्रुप क्या होता है। अबिलियन ग्रुप बोलते हैं कि जैसे ग्रुप है, अब ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ग्रुप वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर ना 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, पहली प्रॉपर्टी होती है जी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी होती है आइडेंटिटी, 4 पे होती है इन्वर्स। ये 4 प्रॉपर्टीज अगर हो ना किसी भी ग्रुप के अंदर सेटिस्फाई हो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को, तो देन हम उसको कह देते हैं ग्रुप है। लेकिन
इन चार प्रॉपर्टीज़ के अलावा अगर एक प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो देन हम बोलते हैं कि वो अबिलियन ग्रुप है। दोबारा सुन लें, अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर चार प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की हों और एक पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो देन हम बोलते हैं कि वो ग्रुप क्या है, अबिलियन ग्रुप है। लेकिन अगर ऐसा ग्रुप है जिसमें चार प्रॉपर्टी ग्रुप की तो होल्ड करती हैं लेकिन एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी पांचवी वो होल्ड नहीं कर रही तो देन हम उस ग्रुप को बोलते हैं वो नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो अब एक एमसीक्यूज आपको इधर से भी मिल रहा है इसकी स्टेटमेंट से ही कि जी जो ग्रुप ऑफ कंटर्नियन होता है ना वो नॉन अबिलियन होता है। ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ, ये सेकंड चैप्टर ही है ये मेथड का। तो इसमें देखें ये एग्जांपल 6 है, ये जी दे दिया ग्रुप ऑफ कंटर्नियन है। इसमें ना ये जो इसका रिलेशन है ये आपको ना याद रखना ही पड़ेगा। आई जे के को बना लेना साइकिल की सूरत में। अब देखें बेसिकली हमने कहा जी नॉन अबिलियन है। अब नॉन अबिलियन क्या होगा, इसका मतलब ये चार प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है, कॉम्यूटेटिव भी, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी और इन्वर्स भी। लेकिन पांचवी प्रॉपर्टी क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए बी इज इक्वल टू बी है। तो इसमें देखें कि इस इधर से बता रहा हूँ कि आई जे का आंसर कितना आ रहा है के, तो लेकिन जे और आई का आंसर कितना आ रहा है माइनस के। देखो ना कि आई जे अगर तो बराबर होता है जे आई के, देन हमने कहना था कि ये इसमें ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है तो इस वजह से अबिलियन ग्रुप है। अब चूंकि ये उसने रिलेशन दे दिया कि आई जे बराबर होता है के और जे आई बराबर होता है माइनस के। इसका मतलब कि इस फैक्ट से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ना इसमें जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना वो होल्ड नहीं करती लेकिन चार प्रॉपर्टी ग्रुप की होल्ड करती हैं। तो इस वजह से ये आपने बात याद रखनी है अब कि जी जो ग्रुप ऑफ कंटर्नियन है ना, तो ग्रुप ऑफ कंटर्नियन को हम क्या कहते हैं, वो क्या है हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, ये मैंने साथ ये इधर भी मेंशन की है और आपको मैंने रीज़न भी बता दिया कि जी ये नॉन अबिलियन क्यों है, क्योंकि इसमें चार प्रॉपर्टी ग्रुप की होल्ड करती हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी ना कॉम्यूटेटिव वो होल्ड नहीं करती, जिसकी वजह से ये ग्रुप क्या हो जाता है, नॉन अबिलियन हो जाता है। अच्छा, अब जो इसमें क्वेश्चन पूछा है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें उसने क्वेश्चन पूछा है कि जी द ग्रुप ऑफ कंटेनियन इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। अब ये पूछ रहा है कि बेसिकली कि इस ग्रुप के अंदर कहता है कि जी इसका ऑर्डर कितना होगा। अब ऑर्डर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। तो ये मैं ऑर्डर की डेफिनेशन पहले डिस्कस कर देता हूँ। ये इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको कंसेप्ट साथ दे रहा हूँ। देखें एमसीक्यूज को रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री पता होगी, उसकी डेफिनेशन पता होगी तो देन आपको वो एमसीक्यूज हमेशा याद रहेगा और कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। ये है जी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर है ना वो आपको क्या होता है। ये देखिए क्या कह रहा है जी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ जी एंड इज़ डिनोटेड बाय जी मार्ट। मतलब वो कह रहा है कि किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि जितने भी उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं वो उसका ग्रुप का ऑर्डर होता है। और ग्रुप के ऑर्डर को डिनोट कैसे करते हैं, जी लिख के साथ ही ऐसे सीधी लाइनें लगा देते हैं। ठीक है जी। अब देखें तो पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको ना ग्रुप्स की पहचान होनी चाहिए। मैंने देखा है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप का पता ही नहीं होता। मतलब कि उनको पता ही नहीं है कि जी ग्रुप ऑफ कंटेनियन होता क्या है, इसको लिखते हैं कैसे, तो उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहले तो ये ग्रुप्स की ना आपको पहचान होनी चाहिए, नाम का पता होना चाहिए। तो देखें ग्रुप ऑफ कंटेनियन अब आपने याद रखना है वो होता है Q8। तो इसके अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं +-1 +-i +-j +-k। तो अब हमें पता चल रहा है कि इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखिए 2 ये 4 2 ये 6 2 ये 8। तो हमें पता चल रहा है कि इस ग्रुप के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। तो अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी कि जी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर होते हैं उन एलिमेंट्स की तादाद को हम बोल देते हैं कि वो ग्रुप का ऑर्डर है। तो ग्रुप ऑफ कंटेनियन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 8। अच्छा, अब इसके रिलेटेड ना मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिखी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नेक्स्ट ये आ गया। अब ये मैंने ना कुछ एग्जांपल लिखी हैं ताकि आपको ना ये क्लियर हो जाए। और ये मैंने एक जी ग्रुप लिखा है, इसमें के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 और -1 है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जी इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, तो अब मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स की तादाद होगी उतना ही उस ग्रुप का ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर को लिखने के 2 तरीके होते हैं। देखें अब इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ना, तो इसका मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया 2। 2 तरीके लिखने के।
ऑर्डर ऑफ जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ जी इज इक्वल टू 2, या जी मार्ड ऐसे लाइनें लगा के इज इक्वल टू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से ये ग्रुप है, ग्रुप की ना आपने पहचान नाम याद रखने। अब इस ग्रुप का नाम है, इस ग्रुप को हम कहते हैं कि जो ग्रुप होता है मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जहाँ पे भी ये वर्ड बोला जाए ना कि जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस ग्रुप को कहते हैं 1 ओमेगा ओमेगा, इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ना, ये ओमेगा है कि जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस ग्रुप को हम बोलते हैं ये क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ग्रुप है। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जी इस ग्रुप का जो ऑर्डर बताना है, तो देखें इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो इसको ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3 या जी मार्ड इज इक्वल टू 3। अब ये एग्जांपल है मैंने इसलिए दी है कि ताकि आपका इस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हाँ जी, कि ऑर्डर किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं, और इसमें आपने ये ग्रुप के जो नाम है ना वो भी याद रखने, कि जहाँ पे भी ये बोला जाए ना ग्रुप ऑफ कंटेनियन, तो आपको पता होना चाहिए कि जी ग्रुप ऑफ कंटेनियन जो है ना बेसिकली वो होता क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, ये ग्रुप है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आपने C4 से डिनोट करते हैं, आपने बताना कि इसके अंदर इसका ऑर्डर कितना होगा। तो क्लियर पता चल रहा है इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना होगा इस ग्रुप का, 4 होगा। तो ऑर्डर ऑफ C4 इज इक्वल टू 4 या C4 ऐसे, ये दोनों तरीक़ों से शो कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके इस वजह से लिख दिए हैं कि MCQ में ऑप्शन हो सकता है वो इस किस्म के दे दें या इस किस्म के दे दें, तो आपको पता हो कि जी ये दोनों एक ही चीज़ है। हाँ जी, अब ये Z5 है, इस किस्म के ग्रुप को ना हम बोलते हैं कि जी सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यूल क्लास मॉड्यूलो 5 है। तो ये डिफरेंट बनते हैं, इधर मॉड्यूलो अगर 3 होगा तो इधर Z3 आ जाएगा, Z3 के अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे 0 1 2, तो ये 5 है, तो इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है जितना ये होगा मॉड्यूलो उतने ही इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। फ़र्क ये होगा कि 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो आखिरी वाला Z5 नहीं आएगा, क्योंकि वो रेजिड्यूल होता है। हम इसको डिवाइड करके देखें, वो डिवाइड करते हैं 5 को 5 पे तो वो 0 बचता है, इसलिए वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस ग्रुप का ऑर्डर भी कितना होगा, 5 एलिमेंट्स हैं। हाँ जी, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कि G इज इक्वल टू EABC। इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्लाइन 4 ग्रुप्स। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जी इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा। तो अब आप देखें कि इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि जी इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स 4 हैं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ग्रुप्स की एग्जांपल इस वजह से दी है कि जी आपको क्लियर हो जाए कि जी ग्रुप के नाम, और दूसरा ये क्लियर हो जाए कि जी इसके ऑर्डर जो है ना, हमारा जो मेन टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ठीक है जी। तो तीसरा MCQ हम डिस्कस करते हैं। अब तीसरा MCQ ये वाला मेरे पास है। अब इसमें कह रहा है जी एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज, कह रहा है जी हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो क्या होगा। देखें ये आपने याद रखना है, ये प्रूव है, तो इधर आपने जस्ट इसको याद रखना है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। देखें एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि अलजबरा जो है ना भूलता है, ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है ना ये भूलती हैं, लेकिन अगर आप क्या करें कि जो भी ये थ्योरम की स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट के रिलेटेड आप कुछ एग्जांपलें देख लेंगे ना, फिर आपको नहीं भूलेगा। अच्छा, अब ये क्या कह रहे थे, देखो वो बेसिकली ये बात कर रहा है कि अगर कोई भी ग्रुप हो ना जिसका ऑर्डर प्राइम हो, अब ऑर्डर का तो मैंने बता दिया कि जितने भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं उतना ही उसका ऑर्डर होता है। अब प्राइम नंबर आपको पता है कि 2 3 5 7, तो आपने देखना है कि जिस ग्रुप का भी ऑर्डर प्राइम होगा ना, मतलब कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर आपको पता है 2 है, अब 2 क्या प्राइम नंबर है, तो वो ग्रुप लाजमी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। ऐसे आपने इसको याद रखना है। अब ये पूरा थ्योरम है कि जी एवरी ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। फिर इसके रिलेटेड ही एक और थ्योरम बनता है कि अ सिंपल अबिलियन ग्रुप द ऑर्डर इज़ अ प्राइम नंबर। फिर दूसरा ये भी इसके रिलेटेड आ जाता है कि जी एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, कि हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है ना वो अबिलियन होता है, लेकिन हर अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। तो ये इसके रिलेटेड थ्योरम था, ये भी मैंने लिख दिए। अब आपने रिजल्ट ये याद रखना है कि कोई भी ग्रुप है, आपने उसका ऑर्डर चेक करना है। अगर तो उसका ऑर्डर प्राइम नंबर आ जाता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5, तो आपने फ़ौरन कह देना कि जी कोई भी ग्रुप है अगर उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है जी। तो अब मैंने इसकी नीचे कुछ एग्जाम्पलें भी लिखी हैं, इधर से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें ज़रा, अब ये जी ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो 2 क्या प्राइम है, तो इसका मतलब इधर से आप देख सकते हैं कि इस थ्योरम की मदद से हम कह सकते हैं कि जी हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो लाजमी साइक्लिक होगा। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ करते हुए हम इस थ्योरम के बारे में इसको फ़ौरन कह सकते हैं कि जी ये वाला जो ग्रुप है ना इसका ऑर्डर प्राइम है 2 है, तो ये क्या है, साइक्लिक भी है।
इसी तरीके से हम इसको भी कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर भी प्राइम है तो ये भी साइक्लिक है। इसका ऑर्डर आप 4 है तो ये साइक्लिक, ये प्राइम नंबर नहीं है 4, तो इस वजह से ये साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने इस थ्योरम की स्टेटमेंट के रिलेटेड अगर एग्जाम्पलें देख लेंगे ना, फिर आपको नहीं भूलेगा कभी भी। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं MCQ 4 की तरफ चलते हैं कि हाँ जी 4 MCQs हैं। अब ये तो जस्ट ना एक थ्योरम है ये भी कि जी एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप आर, तो कोई भी हमारे पास दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप हैं तो वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं, नॉन ऑफ दीज आइसोमॉर्फिक है। तो ये जस्ट एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, तो इसको आपने याद रखना है कि जी कोई भी दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप हों तो वो आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। आइसोमॉर्फिक को हम डिटेल में नेक्स्ट ना पढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है जी ये 5वां MCQs है। इसमें कह रहा है जी इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स डैश देन H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो इसमें पूछ रहा कि अगर H कोई भी सब ग्रुप है उसका इंडेक्स कितना होगा, तो H नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो पहले तो मैं बताता चलो इंडेक्स की डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स कहता है जी लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G देन H इंडेक्स H नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। देखिए सिंपल है कि जब हम कोसेट्स निकालेंगे ना किसी भी सेट के, देखो आप को सेट निकालते हैं एक सेट के, अब को सेट जब निकाल लें तो उसमें ना को सेट सपोज उसका एक को सेट आ जाता है 1 और 3, एक को सेट आ जाता है 1 और 5, फिर एक और को सेट आ जाता है 1 और 3, फिर चौथा को सेट आ जाता है उसका 1 और 5। तो हमने इसमें देखा कि इसके 4 को सेट्स हैं, लेकिन आपने देखा कि दो दो तो रिपीट हो रहे। तो इसमें ये जो बात का ना डिस्टिंग, तो डिस्टिंग का मतलब होता है मुख्तलफ। अब आप देखें कि उसके मुख्तलफ जो लेफ़्ट और राइट को सेट्स वो कितने बनते हैं, मतलब एक बनता है 1 और 3, एक बनता है 1 और 5। तो ये वो बात कह रहा है कि कोई भी ग्रुप है अगर हम उसके सब को सेट्स निकालते हैं और उसके अंदर जो डिस्टिंग लेफ़्ट को और या राइट को सेट्स होते हैं ना, उसकी तादाद को हम कह देते हैं वो क्या होती है, इंडेक्स होती है। अब इधर ये बात ये कर रहा है कि कोई भी सब ग्रुप हो, कहता है जी उसका इंडेक्स कितना हो तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं ये थ्योरम है कि जी एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, कि अगर कोई भी सब ग्रुप है अगर उसका इंडेक्स 2 होगा तो वो लाजमी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है जी। अब नॉर्मल सब ग्रुप की एक अपनी कहानी है, ये भी हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। तो इधर आप देख लें दोबारा कि इंडेक्स को पहले पता होना चाहिए कि इंडेक्स वो चीज़ होती है कि जी हम लेफ़्ट और राइट को सेट्स निकालें और उसमें जो सेम वाले हैं उनको एक एक दफ़ा लिख लें, मतलब डिस्टेंस मुख्तलिफ वालों को, वो जो होते हैं ना उसको हम कह देते हैं वो हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स। तो इधर वो बात ये करा कि अगर किसी भी का भी सब ग्रुप का जो को सेट्स है अगर उसके डिस्टिंग को सेट्स 2 होंगे ना या उसका इंडेक्स 2 होगा तो वो लाजमी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये लेक्चर आर में और डिफरेंट आता है टेस्ट वगैरह में भी। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों ना एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें पहला कह रहा है जी द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज़ आ, तो सब ग्रुप है। तो दूसरा 7वां है जी द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप H एंड K ऑफ अ ग्रुप जी द सब ग्रुप ऑफ गिफ एंड नो लीफ। ये आपने याद रखना है कि कोई भी हम कलेक्शन लेते हैं ना सब ग्रुप की, ठीक है, और हम कोई भी कलेक्शन ली हमने सब ग्रुप की और उनका लिया इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद जो जवाब आएगा ना वो भी सब ग्रुप होगा। लेकिन यूनियन के अंदर आपने याद रखना है कि यूनियन के अंदर हम कोई कलेक्शन लेते हैं 2 सब ग्रुप की और उन दोनों कलेक्शन का हम यूनियन लेते हैं तो वो कभी भी सब ग्रुप दोबारा नहीं होगा। ठीक है जी। लेकिन वो कब होगा, देखिए इधर लिखा हुआ है इसने, वो तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ अगर H सबसेट होगा K का और K सबसेट होगा H का। ये इसका ए ऑप्शन राइट होगा। दोबारा सुन लें, ये दोनों MCQ आते हैं तो याद रखने का बड़ा आसान तरीका है कि कोई भी सब ग्रुप है हम उसकी कोई भी कलेक्शन लेते हैं दोनों सब ग्रुप की और उसका लेते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेके जो जवाब में कलेक्शन आएगी वो भी सब ग्रुप होगी। लेकिन जब हम 2 सब ग्रुप की कलेक्शन लेंगे उनका यूनियन लेंगे तो वो सब ग्रुप नहीं होगी। लेकिन वो सब ग्रुप कब होगी, वो सब ग्रुप इस सूरत में होगी कि जब H सबसेट होगा K का और K सबसेट होगा H का। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हाँ जी, अब ये MCQ है जी 8वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस MCQ के रिलेटेड मैंने इसलिए एग्जाम्पलें लिखी हैं कि ताकि आपको क्लियर ये याद भी रहे। देखें अलजबरा के जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम के ही स्टेटमेंट्स को ही MCQ बनाता है। अब होता क्या है कि हमारे साथ मसला क्या होता है, इवन मेरे साथ भी होता है कि जी जो थ्योरम की स्टेटमेंट्स है ना ये हमें भूल जाती हैं।
तो उसका तरीका एक ही है कि अगर आप चाहते हैं ना कि जी थ्योरम की जो स्टेटमेंट्स हैं ना आपको ना भूलें, तो हर स्टेटमेंट्स की ना कुछ एग्जांपल्स देख लें आप। जैसे अभी मैंने पीछे आपको एक थ्योरम किया था ना हमने कि जी हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो तो वो लाजमी साइक्लिक होता है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपलें दिखाई थी। अब ये भी बहुत फेमस एमसीक्यूज है। कह रहा है जी एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5 इज, मतलब इसमें कह रहा है कि जी कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 5 या 5 से लेस हो, मतलब जिसका ऑर्डर 1 2 3 4 5, तो ये होगा तो वो लाजमी क्या होना चाहिए। तो जिसने बता दिया है कि ये क्या होता है, अबिलियन होता है। अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्रुप लिया, ये ग्रुप है जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 है। तो हम ये थ्योरम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ये अबिलियन भी है। समझ आया कि नहीं आया, कि क्योंकि इसमें हमने कह दिया कि जी जो हर ग्रुप है ना जिसका ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो वो लाजमी अबिलियन होगा। तो आपने जस्ट ग्रुप देखना है, अगर तो उसका ऑर्डर 5 हुआ या 5 से लेस देन हुआ तो आपने आंखें बंद करके कह देना वो क्या अबिलियन है। अब पेपर में क्या करता है, पेपर में देखें ज़रा आप, पेपर में यही क्वेश्चन वो घुमा फिर आके दे देता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि एक चीज़ को आपको डेफिनेशन समझ आना अलग चीज़ है, लेकिन एमसीक्यूज़ को डील करना वो एक अलग चीज़ होता है। कि जैसे जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको उस चीज़ का पता होता है लेकिन वो आपसे घुमा फिरा के ऐसे पूछ लेता है तो आपको पता ही नहीं चलता। तो इसमें अब मैं देखा हूँ, फ़र्ज करो अब वो ये वाला क्वेश्चन दे देता है, ये ग्रुप दे के वो कह देता है कि ये ग्रुप क्या होगा, आगे ये ऑप्शन दे देता है कि साइकिल, ये वाला ग्रुप साइक्लिक होगा, बिलियन होगा, नॉन बिलियन होगा, नन होगा। तो आपने ये थ्योरम स्टेटमेंट ये याद रखनी है। तो आपने इधर से देखना है कि जिस ग्रुप का ऑर्डर कितना 3 है, तो ये 5 या 5 से छोटा है, तो आपने आंखें बंद करके कह देना ये क्या है, बिलियन है। इसी तरीके से क्यूब फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो इसमें भी देखें इसका ऑर्डर भी कितना आ रहा है, इसका ऑर्डर भी 4 आ रहा है। तो इस थ्योरम के मुताबिक हमने पढ़ लिया कि जी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 या 5 से छोटा होगा तो वो लाजमी क्या होगा, अबिलियन होगा। तो अगर ये पूछ लेता ना कि जी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ ग्रुप की क्या है, साइक्लिक है, बिलियन, नॉन बिलियन, आपने कह देना जी बिलियन है। तो ये इसी थ्योरम को आगे ऐसे घुमा फिरा के ना जैसे मर्जी पूछ सकता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जी किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो वो लाजमी बिलियन होगा। तो ये ग्रुप दे के आपको ये भी पूछा जा सकता है और ये दे के ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीक़ों से आपने इसको अंडरस्टैंड रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 है। और मैंने इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना मैंने वो भी डिस्कस कर दी हैं कि ताकि आपको ना मसला ना हो, जो ताकि वो एमसीक्यूज अगर घुमा फिरा के भी पूछे ना तो आप इसको सोल्व कर लो। अब पूछा क्या देखें, इसमें कह रहा है जी ऐसा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टैटिक भी कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो कह रहा है जी बाइनरी ऑपरेशन अगर एसोसिएटिव हो तो क्या होगा। अच्छा देखें, पहले ना ये मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों चीज़ें, और ये एमसीक्यूज भी आती हैं और डिफरेंट तरीके से पूछी जाती हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास मैंने लिखा ग्रुप बाइड। तो आप ये चीज़ समझें, आपको खुद ब खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें उसने पूछा हुआ कि जी अगर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो जस्ट क्या हो, सिर्फ एसोसिएटिव हो। तो देखिए पहले इन चारों चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। अब देखिए ग्रुप बाइड क्या होता है। ग्रुप बाइड ये होता है कि जी ये ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर जस्ट एक ही प्रॉपर्टी होल्ड करे। इस वजह से मैंने इधर ये 1 लिखा हुआ है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसका एमसीक्यू तो घुमा फिर आके पूछ लेता है। वो ऐसे भी पूछ लेता है कि हाँ जी ग्रुप बाइड के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, 1 2 3 4 या, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये भी साथ लिख दी है कि जी ग्रुप बाइड क्या होता है। ग्रुप बाइड हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है कि जिसके अंदर क्या होता है, जस्ट एक ही प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और फिर आपने वो प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है जी क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की माँ फिर आके ऐसे भी पूछ सकता है कि जी अ ग्रुप हैविंग अ प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ग्रुप जो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसको हम ग्रुप बाइड कहते हैं। तो मतलब ये मैंने सारी रिजल्ट लिख दी हैं, आप जैसे मर्जी इसको घुमा फिर आके वो पूछ ले तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाँ जी, अब दूसरा मैंने नंबर पे लिखा है जी सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के आगे मैंने 2 लिख दिए। इसका क्या मतलब है कि जी सेमी ग्रुप हमारे पास ऐसा ग्रुप होता है कि जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। कौन कौन सी जी, ये मैंने लिख दी है, क्लियर और एसोसिएटिव, ठीक हो गया जी। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर किसी ग्रुप में क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो 100% कन्फर्म बात है एसोसिएटिव भी होल्ड करती है। हाँ जी, तीसरे नंबर पर मैंने लिखा जी मोनाइड। मोनाइड के आगे मैंने लिख दिया 3।
तो इसका मतलब ये 3 क्यों लिख रहा हूँ, ताकि एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है। वो कह सकता है कि जी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हूँ क्या होता है, या ऐसे भी पूछ सकता है जी मोनाइड हैविंग सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज 1 2 3 4। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो मोनाइड ग्रुप क्या होता है कि जो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब वो तीनों प्रॉपर्टीज़ का नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्या नाम है जी, क्लियर है, एसोसिएटिव है और आइडेंटिटी है। अच्छा नेक्स्ट मैंने लिखा जी ग्रुप। ग्रुप के आगे मैंने लिख दिया 4। इसका मतलब कि ग्रुप में के अंदर क्या प्रॉपर्टी कितनी होती हैं, 4। कौन कौन सी, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक हो गया जी। ये आपने चारों चीज़ें याद रख लेनी। इन चारों के एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इन चारों के एमसीक्यू 10-12 एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। कैसे, वो इसको डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है कि 4 ऐसे पूछ ले कि जी ग्रुप हैविंग प्रॉपर्टीज़ 1 2 3 4। अगले 4 ऐसे बना दें कि जी ऐसा ग्रुप जो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसको क्या कहते हैं। तो इसलिए मैंने ये सारी डिटेल ना इसकी लिख दी है ताकि वो जैसे भी आपको घुमा फिरा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ कि जी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जी अगर कोई ग्रुप है उसके अंदर कहता है जो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो तो 100% कन्फर्म बात है उसके अंदर क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो चूंकि उसने बता दिया कि जी एसोसिएटिव जब होल्ड करें तो इट्स मीन तो एसोसिएटिव जाके कहाँ रुकती है, इधर रुकती है कि जी क्लियर और एसोसिएटिव। तो ये ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, सेमी ग्रुप आएगा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। तो ये बहुत आसान है, ये फर्स्ट ईयर की बुक में भी ये चीज़ें दी हुई हैं। फर्स्ट ईयर की बुक से ही ये क्वेश्चन उठाया हुआ उसने। कह रहा जी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट होल्ड क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा सिंपल सी बात है कि उसने पूछा ये मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन भी पूछ सकता है। तो अगर एडिशन होगा तो ये टेबल में जहाँ हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपने इधर इनको प्लस कर देना है, बस सिंपल है। अच्छा पूछ ये रहा है, कह रहा जी इसमें से कौन सा जो ग्रुप है ऐसा कि जो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है ज़रब के हिसाब से। तो अब क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लियर प्रॉपर्टी हम ये बोलते हैं कि एक सेट में से कोई भी एलिमेंट्स लें और उनको आपस में जो भी ये ऑपरेशन कहा हो, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि ग्रुप में से कोई भी 2 एलिमेंट्स लें उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और जो जवाब आए वो उसी सेट में ही आना चाहिए। अगर तो वो ज़रब करने के बाद जो जवाब आया वो उस सेट में नहीं आएगा तो इट्स मीन वो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि टेबल बना लिया करें। ये सबसे आसान तरीका है कि जैसे इधर मैंने देखें टेबल बनाए हुए हैं, मैं बारी बारी चेक कर रहा हूँ। देखिए -1 और 1 का मैंने टेबल बनाया, इसको जब मैं मल्टीप्लाई किया -1 को -1 से किया 1 आ गया, -1 को 1 से किया -1 आ गया, 1 को -1 से किया -1 आ गया। फिर इधर मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और सॉरी इधर 1 की जगह ना ये मुझसे रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। इधर जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर 1 ही आना है, इधर 2 नहीं आना, इधर आपका 1 ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा जब इधर भी 1 आ गया तो हमने देखा, ये मुझे लगता है कि ये एडिशन के हिसाब से मैंने किया हुआ था क्योंकि इसको 1 + 1 करें ना एडिशन है। तो चलो इधर से आपको ये और भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखें अब ये क्वेश्चन जो है ना इधर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन। अगर इधर मल्टीप्लिकेशन की बजाय अगर इधर मैं चीज़ें लिख दूँ एडिशन जमा के हिसाब से, तो देखें कि 1 + 1 करेंगे तो 2 आ रहा है जवाब। देखें 2 तो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो सेट है ना ये जमा के हिसाब से क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। लेकिन मल्टीप्लाई जब करेंगे, देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो जितने भी टेबल के अंदर जवाब आए या तो 1 आ रहा है या तो -1 आ रहा है, वो सारे इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है ना ये ज़रब के हिसाब से क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो यही इसका ए वाला ही राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। अब -1 और 2 पे आ जाएं तो देखिए जब हम इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें मैंने देखा कि मल्टीप्लाई जब मैंने किया 2 को 2 के साथ ये 4 आ गया। अब देखिए 4 तो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो देखिए हमें एक भी एलिमेंट मिल जाता है, ये तो मैंने सारे लिख दिए ना, तो आपको एक भी ऐसा एलिमेंट इधर मिल जाता है, ये 4 मिल गया जैसे जो कि सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो इट्स मीन ये वाला सेट क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप इसी तरीके से 2 1 को जब चेक करेंगे इस सेट को, इसका भी टेबल बना लेना है। इस पर भी देखें आप
कि जब आप टेबल बनाएंगे ये 4 आ गया। अब देखिए 4 तो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये सेट भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा सा मुझसे ये अंडरस्टैंडिंग करने में ये थोड़ा सा इधर रॉन्ग हो गया था, क्योंकि मैं इसको एडिशन के हिसाब से भी लिखना था तो वो कंप्लीट लिख नहीं हुआ। तो लेकिन चले खैर, तो मैंने डिस्कस कर दिया दोनों तरीक़ों से। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ना, अब इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ये वाला ए, क्योंकि ये -1 और 1 जो बनता है ना मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये बनता है। इधर ये 2 गलती से लिखा गया, इधर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो 1 ही आएगा। तो हमने देखा कि सारे एलिमेंट जो इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली ना ये क्राइटेरिया सब ग्रुप का। तो मेथड के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें ये एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हैं, कुछ वैसे भी एग्जांपल्स हैं कि जिसमें ना एक सेट दिया होता है, तो वो कहता है जी सेट को ना आपने प्रूव करना है जी सब ग्रुप है कि नहीं है। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज लॉन्ग के अंदर प्रूफ के लिए भी आ जाता है और इसकी स्टेटमेंट भी लाजमी वो एमसीक्यूज में देता है। देखें क्या कह रहा है कि जी कोई भी ग्रुप है, कह रहा है जी एच इसका सब ग्रुप है, जी इफ एंड ओनली इफ ए भी बिलोंग्स टू जी। तो बेसिकली सब ग्रुप का क्राइटेरिया ये होता है कि सब ग्रुप कब होगा कि हम जी में से कोई भी 2 एलिमेंट लें और 2 एलिमेंट लें और क्या कर दें कि पहला एलिमेंट वैसे और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, और इन दोनों को अगर हम बिलोंग करा दें एच के अंदर ही, फिर वो क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है। तो मैंने बताया कि मेथड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, एग्जाम्पल्स भी ऐसी हैं। हम ऐसा करते हैं कि जिसको भी सब ग्रुप शो करवाना हो, हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट लेते हैं और बी का इन्वर्स लेते हैं और उसको एच में बिलोंग करवा देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये मैंने मेथड की बुक ओपन की हुई थी, इधर भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। इधर ना सब ग्रुप का टॉपिक आता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब जैसे देखें ये क्वेश्चन भी दिया उसने, एग्जाम्पल नंबर 20 है। अब वो कह रहे हैं जिसको शो करवाना हमने सब ग्रुप, उसने क्या किया सब ग्रुप के लिए, देखें एक एलिमेंट लिया ये वाला और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स और इसको हल किया, और इसका जो जवाब है जो एच सेट है इस किस्म का ये आ गया, देखें एंड पे ये वाला, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये शो करवा दिया एच के अंदर है, तो ये क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। आपको एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली सब ग्रुप का क्राइटेरिया होता है कि हमने किसी भी चीज़ को अगर सब ग्रुप प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट जी में से लेते हैं, पहला एलिमेंट वैसे ही है और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स बिलोंग करवा देते हैं उसी सेट एच के अंदर। तो देन हम कह देते हैं वो क्या होता है, हमारा एच जो है ना सब ग्रुप हो गया। तो मैंने बताया कि ये जो स्टेटमेंट है थ्योरम की है ना, ये भूल जाती हैं। इनको याद रखने का एक ही तरीका है कि आप इनके रिलेटेड जो इसकी एग्जांपल्स है ना, एक एक दो दो वो एग्जांपल देखते जाएं। जैसे अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक दिखाई है ना इसके रिलेटेड, तो इससे ये होगा कि एग्जांपल से आपको ये थ्योरम हमेशा याद रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार टेस्ट में आया हुआ है। तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ, पेपर के अंदर ना ये चेंज कर सकता है। मतलब अगर इधर ऑर्डर की जगह 24 की जगह वो आपको इधर 30 दे दे, इधर ए की पावर 10 की जगह ए की पावर वो 8 दे दें, तो जैसे मर्जी इधर वो चेंज कर दें, तो आप ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, इधर कह रहा है जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है और कह रहा है जी उसका ऑर्डर जो है ना 24 है। तो कह रहा है जनरेटेड बाय देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर 10। तो हमने ए की पावर 10 इज, हमने बताना ये है कि जो ए की पावर 10 है ना इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है जी। अब ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखी ना, ये स्टेटमेंट आपको जोसेफ गैलियन की बुक से ना ये थ्योरम है जो उधर प्रूव किया हुआ है, ठीक है। रिसेंटली ये वाला प्रूफ पेपर में जो अब हुआ है ना अलजेब्रा 1 का, उसमें ये एग्जामिनर ने ये वाला प्रूफ भी दिया हुआ कि जी इसको प्रूव करें। तो चूंकि हम इधर प्रूफ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जस्ट इस थ्योरम को यूज़ करके ये एमसीक्यूज हल करना है। तो आपने याद रखना है कि इस किस्म का कोई भी एमसीक्यूज आ जाए उसके लिए हमने ये थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है जी। तो अब इधर मैंने बताया कि इधर चेंज हो सकता है कि 24 की जगह 30 भी लिख दे, इधर ए की पावर 10 की जगह ए की पावर 2 भी आ जाए, तो तरीका यही रहेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। ये ए की पावर के है तो इधर ए की पावर 10 है, तो हमने इसी का ऑर्डर मालूम करना है ए की पावर 10 का। तो इधर ए की पावर के है तो इट्स मीन आपका के कितना आ जाएगा, 10 आ गया, ठीक है। ये साइकिल ग्रुप है, ऑर्डर 24 है, इस मीन आपका एन कितना आ जाएगा, 24। तो देखिए इधर से आपको पता चल जाएगा कि जो भी इधर ए की पावर होगी वो आपका के होगा, जो भी इधर ऑर्डर दिया होगा वो आपका एन होगा। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें ऊपर तो एन है तो एन 24 है, तो इधर मैंने लिख दिया 24। अब नीचे वाला समझे ज़रा, इधर लिखा हुआ GCD एन और के। एन मैंने बताया कि जो भी ये ऑर्डर दिया होगा ये आपका एन होगा, जो भी ए के ऊपर होगा
वो आपका की होगा। जैसे देखें ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 24 की जगह अगर इधर 30 होगा तो n आपका इधर आप 30 लिख देंगे। अगर इधर 2 होगा a की पावर 10 की जगह, इधर आप a की जगह इधर आप 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ये मैंने लिख दिया। अब करना क्या है कि नीचे उसने लिखा हुआ कि इन दोनों का आपने जीसीडी लेना है। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जीसीडी का ही नहीं पता होता कि जीसीडी होता क्या है। अच्छा, कुछ लोगों को अगर पता भी है वो कह देते हैं कि जी जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, फिर उनको निकालना नहीं आता कि जिसको निकालना कैसे। तो इधर मैंने इसको साइड पे ये भी किया हुआ है। असल में होता पता क्या है कि जो कुछ बहुत ना, मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। मैं रियल लाइफ से आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ना फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। अब रियल लाइफ से ना मैंने नोट किया है कि बहुत सारे लोगों को ना नमाज जनाजा नहीं आता। अब जब उनको नमाज जनाजा नहीं आता तो वो क्या करते हैं कि वो खुद भी किसी से पूछते नहीं हैं। क्यों नहीं पूछते? उनको ये लगता है कि अगर मैंने किसी से पूछा तो वो कहेगा जी यार मुसलमान होते तुम्हें ये नहीं चीज़ आती, और वो खुद भी उसको याद करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी से पूछ लिया जाए कि जी वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, ये भी किसी को नहीं पता। गुस्ल के फ़राइज़ कितने, ये भी किसी को नहीं पता। मतलब अब फिर दूसरा, ये शर्म की मारी बंदे पूछते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है अगर पूछा तो हमारी इंसल्ट होगी, वो कहेंगे जी आपको ये नहीं पता। तो इसी तरीके से मैंने ये नोट किया है कि ये जो मैथ के अंदर ना कुछ चीज़ें बहुत माइनर से होती हैं, स्टूडेंट्स को पता तो नहीं होता, लेकिन वो शर्म की मारे पूछते भी नहीं हैं कि जी अगर मैंने पूछा तो वो टीचर को क्या लगेगा जी ये इतनी छोटी सी चीज़ भी नहीं आती। तो इसलिए पूछने में शर्म नहीं है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो बंदा जितना ज़्यादा पूछता है ना उतना ही ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए खैर मैंने जीसीडी को बड़ा क्लियर हल किया। आपने करना क्या है कि किसी का भी जीसीडी फाइंड करना हो ना तो पहले आपने उसके डिवाइज़र निकाल लेने। अब डिवाइज़र का तो पता है ना कि जो जो इसको डिवाइड करते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने डिवाइज़र निकाले 24 के। देखें 1 भी डिवाइड करता है 24 को, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं करता डिवाइड इसको, तो 5 मैंने नहीं लिखा। 6 भी डिवाइड करता है, 7 नहीं डिवाइड करता 24 को, 7 भी नहीं लिखा मैंने। 8 डिवाइड करता है 24 को, 8 भी लिख दिया। 9 भी नहीं करता इसको, 10 भी नहीं करता, 11 भी नहीं करता, 12 करता है तो 12 मैंने लिख दिया। फिर 12 के बाद 13 भी नहीं करता, 14 भी, 15 भी, 16 भी, 17 भी, 18 भी, 19 भी, 20 भी, मतलब कोई भी नहीं करता फिर नेक्स्ट वाला इसको। यही इसके टोटल डिवाइज़र होंगे। अब 10 की तरफ आ जाए। 10 को कौन कौन सा डिवाइड करते हैं? 1 करता है, 2 करता है, 3 नहीं करता, नहीं लिखा, 4 का नहीं करता, नहीं लिखा, 5 भी 5 करता है तो 5 लिख दिया, 6 भी नहीं करता, 7 भी कुछ भी नहीं। ये इसके टोटल डिवाइज़र आ गए। अच्छा, पहले तो आपने ये करना है कि किसी का भी अगर जीसीडी निकालना है ना तो पहले आपने उन दोनों के डिवाइज़र निकाल लेने। ये 24 के डिवाइज़र हो गए, ये 10 के हो गए। अब वर्ड क्या है इधर? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो देखें पहले तो हमने ये डी वाला जस्ट निकाला। डी का मीन क्या है? डिवाइज़र्स। ये दोनों के डिवाइज़र्स निकाल लेंगे। अब सी का क्या मतलब है? कॉमन। तो आप इन दोनों में देख लें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। देखिए मैंने नोट किया कि 1 और 2 इधर भी है, 1 और 2 इधर भी है। तो देखिए ये मैंने ले लिए कॉमन। देखिए हम इधर तक पहुंच गए, ये डिवाइज़र है जो कॉमन है, कि कॉमन डिवाइज़र तक आ गए। अब अगली बात क्या? जी। जी मीन क्या? ग्रेटेस्ट। तो इसका मतलब आपने देख लेना कि इन दोनों में से आप ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो 1 और 2 में से ग्रेटेस्ट क्या है? 2 है। तो किसी का भी जीसीडी निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये बहुत आसान तरीका है और अंडरस्टैंडिंग आपको रहेगा और भूलेगा भी कभी नहीं। ठीक हो गया जी। अब देखें इसका जीसीडी कितना आ गया जी? इन दोनों का 2 आ गया, तो 2 हमने लिख दिया। 2 को इस पर डिवाइड कर दिया तो ये 12 आ गया। इसका मतलब कि जो a की पावर 10 है इसका ऑर्डर कितना होगा जी? 12 होगा। ठीक है, अब ये आपको याद भी रहेगा और ये जैसे मर्जी चेंज करके भी दे दे, आप इस MCQs को सॉल्व कर लें। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो 13 में कह रहा है जी, अ ग्रुप ऑफ जी हैविंग ऑर्डर डैश वेयर पी इज प्राइम इज ऑलवेज बिलियन। तो आपने याद रखना है कि ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर पी स्केयर होगा, पी जबकि प्राइम नंबर हो तो वो हमेशा क्या होगा? अ बिलियन ग्रुप होगा। ये भी ग्रुप की स्टेटमेंट्स है, तो इसकी एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट भी डिस्कस कर दूंगा। इधर मुझे याद नहीं रहा इसकी एग्जांपल लिखने का, क्योंकि अगर इसकी कोई एग्जांपल इधर डिस्कस हो जाएगी ना फिर आपको हमेशा ये याद रहेगा। ठीक है जी। तो इधर तक हमारा काम हो गया है। ये मैंने 13 MCQ डिस्कस किए हैं, तो इंशाल्लाह 13 से नेक्स्ट जो हम MCQ जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि चीज़ आना एक अलग चीज़ है, लेकिन MCQs को हल करना भी एक आर्ट है। तो जिस बंदे को ये आर्ट नहीं आती तो वो फेल हो जाता है। कि होता क्या है कि आपको चीज़ आती होती है, लेकिन MCQs आपसे ऐसा घुमा फिरा के पूछा जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको सारी ट्रिक्स और सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि MCQs कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आप कोशिश करें कि
ये आपके लिए ही मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स डेली पूछते थे कि सर जी हम तैयारी कहाँ से करें, हमें तैयारी करवा दें, हमें तैयारी करवा दें। तो मैंने सोचा कि एक दो स्टूडेंट्स की बजाय, क्योंकि तैयारी तो करवानी है, चलो सबका भला हो जाएगा। बेसिकली होता पता है क्या है कि हमारे इधर ना, मतलब कहना तो नहीं चाहिए तो, लेकिन जो चीज़ गलत है मैं तो हमेशा उसको गलत ही कहता हूँ। हमारे इधर क्या हुआ है कि हमारे टीचर्स कम्युनिटी ने ना इसको बिज़नेस बना ली है कि हर बंदा जी तैयारी करवा रहा है जी, 5,000 दे दो जी, 10,000 दे दो जी, इसमें रजिस्टर्ड हों जी आप, हम आपको तैयारी करवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फजूल है। तैयारी क्या होती है? तैयारी यही है कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। अब 2020 की बात है, सारी इमाम जो टीचर कम्युनिटी है तैयारियां करवाती थी लोगों की, और ये उनको तैयारी करवाती कि जी ये 3-4 सब्जेक्ट हैं जी, यही तैयार कर लो, और पेपर में कुछ भी नहीं आया। लोगों ने फ़ीसें भी इतनी ज़्यादा दी, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 15-15,000 दे के तैयारियाँ की हैं, तो कुछ भी नहीं आया। तो मैं तो इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने कभी किसी से कोई भी डिमांड नहीं की जी मैं आपसे ये इसके चार्जेस लूँगा या ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई किसी किस्म की प्राइस नहीं होगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, देखिए जॉब्स तो आनी आनी है, और इस बहाने से जब आप मेरे साथ अटैच हो जाएंगे ना, तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी तैयारी करने की। क्योंकि वैसे बंदा ज़हन बनाता है डेली जी मैंने आज से पढ़ना है, कल से पढ़ना है, लेकिन वो नहीं पढ़ सकता। तो ऐसे ही होगा कि एक तरीके से आप जब अटैच हो जाएंगे ना, तो आपको पता होगा कि जी सर ने नेक्स्ट लेक्चर दे देना है तो मैं पिछले सारे कवर कर लूँ। तो इससे आप ना अटैच हो जाएंगे और आपके ना तैयारी की एक रूटीन बन जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें आप नेक्स्ट से नेक्स्ट ना, जितने भी लोग हैं ना और तैयारी करना चाहते हैं तो उनको ग्रुप्स में ऐड करें, और नेक्स्ट से नेक्स्ट इसको शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि जो ग्रुप में ऐड है उनको तो मैं ये सेंड कर दिया करूँगा। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चलो सपोज ग्रुप में नहीं है या ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, क्योंकि मैंने इधर अपना नंबर मेंशन किया हुआ है। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको ग्रुप में ऐड भी कर दूंगा। और दूसरा, आप जो नहीं भी ऐड होना चाहते वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाजमी, ताकि नेक्स्ट जब भी लेक्चर मैं अपलोड करूँ वो उनको लेक्चर मिल जाया करे। ग्रुप में ऐड होने का कोई मकसद यही है कि वो जो चैनल का जो भी मैं आपको ये लिंक होगा मैं उसमें ग्रुप में सेंड कर दिया करूँगा, और ग्रुप का कोई मकसद नहीं है। और दूसरा ग्रुप का ये भी मकसद है कि सपोज़ अगर आज का लेक्चर मैंने सेंड किया है, तो किसी को भी अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई मसला मसाइल है, तो जो नहीं समझ आया तो आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जब भी फ्री हुआ तो मैं रिस्पॉन्स हर बंदे को दूंगा, ठीक है। तो कुछ बंदे ना शर्म की मारी पूछते नहीं हैं ग्रुप के अंदर भी कि पता नहीं मैंने ये अगर छोटी सी चीज़ पूछ ली तो वो पता नहीं क्या होगा। इस चीज़ को ना अपने माइंड से निकाल दें। जब तक ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी ना, तो आप सीखेंगे नहीं, ना ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो पूछा करें, छोटी से छोटी चीज़ भी पूछा करें, कोई इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसके जो MCQ है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आपने मुझे बताना है कि इसका मुझे फ़ीडबैक देना है, तो आपको लेक्चर कैसा लगा, और नेक्स्ट से नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स को भी ऐड करना है, और जो ग्रुप में ऐड नहीं भी होना चाहता कोई मसला नहीं है। तो हमें हर एक की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। तो आप उनके साथ ये जस्ट लिंक शेयर कर दिया करें और उनको बोल दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट जब भी वो लेक्चर अपलोड हो तो उनको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि जो ग्रुप में ऐड लोग हैं उनको तो मैं कर दूंगा सेंड, ठीक है। तो बाकी आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। आप रूटीन बनाएं, इसको कोशिश करें। और दूसरा मैंने ये भी सोचा है कि कोई भी जॉब्स जो भी रिलेटेड आएगी ना, मैं उन जॉब्स को भी डिस्कस कर दिया करूँगा, इसी ग्रुप के अंदर ही लेक्चर में सेंड कर दिया करूँगा। और जिस बंदे को जो, अब ज़ाहिर सी बात है आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जिनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट होगी, जिनको अप्लाई नहीं करना आता PPSC के अंदर, फेडरल के अंदर या जो भी होगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता दूंगा और आपका अप्लाई भी कर दिया करूँगा। देखें, हर चीज़ का ना लोगों ने बिज़नेस बना दिया है। कोई तैयारी करवाता है, वो 10-10 हज़ार रुपये लेके वो भी पैसे कमाना शुरू कर दिया। और कुछ लोग जिन बेचारों को अप्लाई नहीं करना आता, किसी ने अप्लाई करना PPSC के थ्रू, वो भी बिज़नेस बन गया है। लोग कहते हैं जी मुझे 200 रुपया दे दो, 300 रुपया दे दो जी, मैं फिर आपका अप्लाई कर दूंगा PPSC के थ्रू। तो मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये जो मैं तैयारी स्टार्ट करवाई है, मैं सारी बुक्स की तैयारी करवाऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं होगा। तो अगर कोई जॉब्स आती हैं, कोई फेडरल के थ्रू आती हैं, PPSC के थ्रू आती हैं, तो जो लोग जिनको नहीं पता अप्लाई कैसे करना या अप्लाई कैसे करते हैं, तो आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। और अगर किसी को नहीं करना था अप्लाई, मैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट भी अप्लाई कर दूंगा। देखिए इस पर टाइम लगता है, लेकिन खैर है
तो मैं आप लोगों के लिए ये भी कर दूंगा, क्योंकि ये मोस्टली आप में से स्टूडेंट्स मेरे ही हैं। तो मैंने जिन जिन इदारों में पढ़ाया है तो कुछ उधर के स्टूडेंट्स होंगे। तो जैसे मैंने 5 साल गवर्नमेंट कॉलेज समुंदरी में पढ़ाया है, कुछ उधर के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ रिफा यूनिवर्सिटी के होंगे, कुछ गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज के होंगे। इस्लामिक कॉलेज में तो खैर मैंने 10-12 दिन ही पढ़ाया है। तो आप मोस्टली आप मुझे जानती होंगे, मेरे ही स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट हो सकता है ना भी हों। तो लेकिन इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला हो, कोई भी डिस्कस कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और दूसरा, आपने इसमें इसका फ़ीडबैक लाजमी देना है कि जी आपको ये लेक्चर कैसा लगा है और कितनी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है और क्या क्या इसमें मुश्किलात आए। तो फीडबैक हर बंदे ने लाजमी देना है ग्रुप के अंदर ये लेक्चर सुनने के बाद। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।